हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। अब आप सभी लोगों के एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा है दोस्तों, और इस लेक्चर में हम हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जिनके आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर हम मोस्टली क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उनके आंसर जानेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, उसके फैक्ट इंपॉर्टेंट हो, तो हम उन फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। नहीं तो अगर बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन रहा, उसके कोई फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहे, तो उसे हम आंसर जानेंगे और डायरेक्ट आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अभी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन वाज अ नटराजा स्टोन मेल डांसिंग फिगर डिस्कवर्ड। ऑप्शन दिए गए हैं रंगपुर, लोथल, मोहनजोदारो और हड़प्पा। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, हड़प्पा। अब हड़प्पा के बारे में थोड़े फैक्ट जान लेते हैं। इसे डिस्कवर किसने किया था? दयाराम साहनी इन 1921। कहाँ पर सिचुएटेड है ये? लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर रावी। और क्या क्या फाइंडिंग्स मिली है यहाँ पर? 6 रोज ऑफ ग्रेनरीज, उसके साथ स्टोन के लिंगम एंड यूनी फिगर्स, कॉपर स्केल, मिरर, वैनिटी बॉक्स और डाइस। ओके, सो ये कुछ चीजें थी जो हमें हड़प्पा के साइड से मिली है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी सोर्सेस फॉर्म द बेसिस ऑफ टेक्स्ट वेदांता? सुलभ सूत्र, सरुव सूत्र, ब्रह्म सूत्र एंड धर्म सूत्र। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ब्रह्म सूत्र। अब थोड़ा हम वेदांता के बारे में देख लेते हैं। वेदांता यानी कि क्या? एंड ऑफ वेदास। इसे कब लिखा गया था? 2nd सेंचुरी बीसीई में। ओके, इसे कंपाइल 2nd सेंचुरी बीसीई में किया गया था बाय भद्रयान। ओके, वेदांता की फिलोसॉफी क्या कहती है? ब्रह्म इज द रियलिटी एंड एवरीथिंग एल्स इज अनरियल। ओके, ये वेदांता की फिलोसॉफी कहती है। तो उम्मीद करता हूँ इतना डिस्कशन काफी होगा वेदांता के लिए, और एक आपकी क्विक रिवीजन भी हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। Which officer was known as Bhagaduga during Vedic administration? चीफ ऑफिसर ऑफ गैम्बलिंग डिपार्टमेंट, रेवेन्यू कलेक्टर, मैसेंजर और चीफ फॉरेस्ट ऑफिसर। अब इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों रेवेन्यू ऑफिसर। अब जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे वैदिक पीरियड के, उनकी ये मैंने लिस्ट दी है यहाँ पर, आप इससे गो थ्रू जरूर कीजिए। और उसी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे जो किंग को असिस्ट करते थे, उन्हें रत्नीस भी कहते थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। A painted pot from which site of Harappan civilization depict a tree holding a fish and a fox-like animal below, reflecting the story of the clever fox narrated in Panchatra. ओके, धोलावीरा, देसल, राखीगढ़ी और लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? लोथल। सो ये जो स्टोरी थी क्लेवर फॉक्स की, ये पंचतंत्र में दी गई थी, और ये कहाँ पर मिली? लोथल में। अब पंचतंत्र के बारे में जान लेते हैं। ये एक अर्लीस्ट कलेक्शन ऑफ इंडियन फेबल्स है, जो कि लिखा गया था इन संस्कृत इन 3rd सेंचुरी बीसीई। ओके, सो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी कि एक इंडियन फेबल्स है। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वेर फाउंडेड बाय पंडिता रमाबाई? भारत स्त्री महामंडल, आर्य महिला समाज, शारदा सदन और मुक्ति मिशन। अब इसमें से 2nd, 3rd और 4th ये तीनों पंडिता रमाबाई ने एस्टेब्लिश किए थे। अब आर्य महिला समाज ये कब एस्टेब्लिश किया था? 1881 में। शारदा सदन 1889 में, और उसी के साथ मुक्ति मिशन, इसे भी 1889 में ही बनाया गया था। मुक्ति मिशन ये आज के डेट में भी पुणे में फंक्शन करता है। ओके, अब पंडिता रमाबाई एक सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने मोस्टली वुमेन्स राइट के फेवर में और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में बहुत सारे एफर्ट्स लिए। ओके, सो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी पंडिता रमाबाई के बारे में। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। Which one of the following kingdom was not in the alliance that crushed the Vijayanagar Empire at Battle of Talikota in 1565? अब देखिए, बीरर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? बीरर। जब बीरर नहीं था तो कौन सा एम्पायर था? बीदर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीजापुर। इन चारों ने मिलकर अलायंस बनाई थी अगेंस्ट विजयनगर एम्पायर। वहां पर कौन इस वॉर को लीड कर रहा था? राम राया, हु वॉज अ रीएजेंट ऑफ सदाशिव राया। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वॉर के बारे में, जिनको आपको पता होने को ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। द टर्म शिएना ड्यूरिंग मिडिवल इंडिया was used to denote secret spy, people who transported the food across the country, intelligence officer और officer in charge of market। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ मार्केट। ओके, फैक्चुअल क्वेश्चन है, मिडिवल इंडिया में कौन से टर्म किससे डिनोट करते हैं, ये आपको पता होने को ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत इन्फ्लुएंस द बहामनी एंड विजयनगर एम्पायर? ओके, किंगडम। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? इक्तेदारी सिस्टम। ये दोनों आप बहामनी और विजयनगर किंगडम में भी इक्तेदारी सिस्टम देख सकते हैं। इक्तास एक प्रोविंशियल यूनिट था, उसे हेड करते थे इक्तेदार। ओके, सो ये दिल्ली सल्तनत से इंस्पायर लेकर इन्होंने बनाया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अरेंज द फॉलोइंग इवेंट रिलेटेड टू मुगल एम्पायर इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पर बैटल दिए गए हैं, इन्हें हमें करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। अब इसमें से सबसे पहले कौन सी बैटल हुई थी? बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। और इसके बाद वाली बैटल कौन सी है? बैटल ऑफ खानवा 1527। ये बैटल एक काफी इंटरेस्टिंग बैटल थी, क्योंकि कुछ फैक्ट आपको पता होंगे। ये थी बिटवीन बाबर एंड मेवाड़ के महाराणा राणा सांगा संग्राम सिंह। ओके, यहाँ पर संग्राम सिंह जो थे, इनका एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था और एक पैर भी डिसेबल था, एक कान नहीं था। इतना होने के बाद भी, इतनी डिसेबिलिटी होने के बाद भी अगर ये युद्ध के मैदान में उतर रहे हैं तो इनका ऑरा आप देख सकते हो। इस ऑरा को देखकर बाबर के सैनिकों को बहुत डर लगने लग गया था, तो बाबर ने इस वॉर को जिहाद घोषित कर दिया था। और उसके बाद की इवेंट्स तो आपको पता ही है क्या हुए हैं। सो ये काफी इंटरेस्टिंग बैटल थी, बैटल ऑफ खानवा। सो बैटल ऑफ खानवा 1527। इसके बाद कौन सी हुई? बैटल ऑफ चौसा 1539 बिटवीन शेर शाह सूरी एंड हुमायूं। और उसके बाद कौन सी बैटल हुई? बैटल ऑफ कन्नौज। कब? 1540 बिटवीन वापस शेर शाह सूरी और हुमायूं। ओके, सो मतलब पहले थर्ड वाला हुआ, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ और फिर सेकंड। थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। सेकंड ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट एक्सपीडिशन ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1609 हु विजिटेड इंडिया एंड द कोर्ट ऑफ जहांगीर। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? विलियम हॉकिंस। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अमंग्स द फॉलोइंग प्रोवाइडेड अ कॉमन फैक्टर फॉर प्रेजेंट अपराइजिंग इन इंडिया इन 19th सेंचुरी। अब देखिए, मोस्टली पीजेंट अपराइजिंग क्यों हो रहे थे? एक तो जमींदार उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुई तो मोस्टली कैसे हुई? उनके जमींदारी सिस्टम, रेवटवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, उन्होंने अगर जमीन पे कब्जा कर लिया होगा वो। और उसी के साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो पूरे इंडिया में पीजेंट अपराइजिंग के लिए फोर्स कर रहा था, जो कि था इंडिगो कल्टीवेशन। ब्रिटिशर्स मोस्टली इंडियंस को फोर्स करते थे कि वो इंडिगो कल्टीवेशन कीजिए, क्योंकि 17th सेंचुरी में यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गए थे, तो उसकी वजह से सिंथेटिक डाइज आ गए थे। सो ये जो इंडिगो कल्टीवेशन था, इनके ऊपर प्रॉफिट ब्रिटिशर का काफ़ी कम हो गया था। सो यहाँ पर मैक्सिमम सप्लाई बढ़ाने के लिए ये इंडिगो कल्टीवेशन के लिए फोर्स कर देते थे इंडियन फार्मर्स को। सो इसका आंसर है दोस्तों रिस्ट्रिक्शन ऑन द पीजेंट फ्रीडम ऑफ व्हाट क्रॉप टू ग्रो। ये सी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। ओके, इंडियन पीजेंट्स के पास ये फ्रीडम ही नहीं थी कि वो क्या ग्रो कर सकते। सो ये कुछ फैक्ट था इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमने डिस्कस किया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पर वॉर्स दिए गए हैं, अब इनकी करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सी है ये हमें देखने पड़ेगा। देखिए क्या क्या दिया है? सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो अफगान वॉर और थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर। ओके, तो इसमें से हमें पता है कि सबसे पहले कौन सा हुआ था? एंग्लो फ्रेंच वॉर। कब हुआ था ये एंग्लो फ्रेंच वॉर? कब? 1758 to 63। इसके बाद कौन सा हुआ? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 to 1805। ये थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर, ये सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। और इसके बाद थर्ड एंग्लो अफगान वॉर, ये कब हुआ था? 1919 में। ओके, यहाँ पर ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी साइन हो गई थी थर्ड एंग्लो अफगान वॉर के वक्त। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1849 इन बॉम्बे फॉर एबोलिशन ऑफ कास्ट। देखिए, परमहंस मंडली ये किसने एस्टेब्लिश की थी? दुर्गाराम मेहता जी ने, उनके साथ दादोपा पांडुरंग इन महाराष्ट्र टू एबोलिश कास्ट, विडोरी मैरिज एंड टू सपोर्ट वुमेन्स एजुकेशन। ओके, परमहंस मंडली ऑल्सो बिलीव इन वन गॉड एंड रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ कास्ट सिस्टम। सो ये कुछ फैक्ट थे परमहंस मंडली के बारे में। इसे एस्टेब्लिश किसने किया था? दुर्गाराम मेहता जी और दादोबा पांडुरंग जी ने। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवॉल्ट ऑफ 1857। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड सब्सिडरी अलायंस वाज वन ऑफ द रीजन व्हिच लेड टू द रिवॉल्ट। ओके, ये सही बात है, ये रीजन थे। लॉस ऑफ लैंड ड्रेव मोस्ट ऑफ द पीजेंट इनटू रेबेलियन, ये भी बिल्कुल सही बात है। जेम्स आउटरम स्टेटेड इट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। देखिए ये भी सही बात है, क्योंकि रिवॉल्ट में 1857 के हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब देखिए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक टर्निंग पॉइंट होता है इन द इंडियन हिस्ट्री। ओके, अवध वॉज टू बी रिस्टोर्ड टू द नवाब। ओके, रॉबर्ट क्लाइव साइन द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विद नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम II। ये दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है,
इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ये कब साइन हुई थी? 1765। इसके पहले कौन सा इवेंट हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर बिटवीन ब्रिटिश की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ओके, रॉबर्ट क्लाइव। और यहाँ पर 3 पार्टीज थे जिसमें कि शाह आलम टू, नवाब ऑफ अवध एंड शुजा-उद-दौला, शाह आलम टू और नवाब ऑफ अवध वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। सो इस तरह से थी ये बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। सो ये कुछ इवेंट थे जिससे ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हो गई थी और इसमें ब्रिटिशर्स को मिले थे दीवानी राइट्स ओवर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। सो ये कुछ फैक्ट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, चंपारण सत्याग्रह, फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह सभा और जालियनवाला बाग मैसेकर। अब देखिए इसमें से सबसे पहला इवेंट चंपारण सत्याग्रह हुआ जो कि हुआ 1917 में। ओके, 1917 में। और ये क्या था? ये फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट था जो कि गांधी जी के द्वारा लीड किया गया था। इसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये कब हुई? 1918 में। ये एक फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी। ओके, इसके बाद फाउंडेशन रखा गया ऑफ सत्याग्रह सभा इन 1919 इन प्रोटेस्ट ऑफ रोलेक्ट एक्ट। इसके बाद हुआ जलियनवाला बाग मैसेकर। अब इसके पहले क्या हुआ था? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की अरेस्ट हो गई थी। इसे ही अपोज करने के लिए 13 अप्रैल 1919 में थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेयर गैदर्ड इन जलियनवाला बाग और जनरल डायर ने ऑर्डर दिया कि सीधा आप फायरिंग कीजिए। तो इसके वजह से ये जलियनवाला बाग मैसेकर हुआ। ओके, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के अरेस्ट होने के बाद लोग गैदर हुए 13 अप्रैल 1919 में और उसके बाद जनरल डायर ने ऑर्डर दिया, ओपन फायर की, तो जलियनवाला बाग मैसेकर हुआ। सो इस तरह से आप इसे याद रखिए। और इसका होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उनका नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिया और महात्मा गांधी ने भी टाइटल उन्हें मिला था केसर ए हिंद का, उसे विड्रॉ कर दिया। ओके, ये कुछ फैक्ट थे जलियनवाला बाग मैसेकर के बारे में और ये बाकी फैक्ट भी हमने डिस्कस कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश एंड मदन मोहन मालवीय फॉर्म द यूपी किसान सभा इन 1918। अब देखिए इसमें करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? गौरी शंकर मिश्रा एंड इंद्र नारायण द्विवेदी। ओके, सो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होने को ना कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किनके साथ फॉर्म हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड जॉर्ज यूल बिकम द प्रेसिडेंट इन 1888? तो कौन सा सेशन था ये दोस्तों? इलाहाबाद सेशन। अब देखिए एक कुछ फैक्ट डिस्कस करना चाहता हूँ मैं इन सेशन के बारे में। जो फर्स्ट सेशन हुआ था 1885 में बॉम्बे में, प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी। ओके, सेकंड सेशन कलकत्ता 1886। ओके, प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी। थर्ड हेल्ड इन मद्रास 1887, प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी। फोर्थ सेशन इलाहाबाद 1888, प्रेसिडेंट जॉर्ज ह्यूल। ओके, सो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये रिप्रेजेंटेशन आपको इस तरह से नहीं दिख रहा कि पहले हिंदू, सेकंड पारसी, थर्ड मुस्लिम और फोर्थ इंग्लिश। ओके, सो इस तरह से सभी जाति, सभी धर्मों के लोगों को इन्होंने मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन रखा है। यहाँ पर मतलब हम कोई पार्शियलिटी नहीं बता रहे हैं, ये इन्होंने डिनोट किया है। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सेशन हो जाते हैं, जैसे कि 1924 का बेलगाम सेशन जिसमें प्रेसिडेंट किया था महात्मा गांधी ने। उसके बाद 1925 का कानपुर सेशन जिसे सरोजिनी नायडू ने प्रेसाइड किया था और वो कौन थे? फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट। ओके, सो ये कुछ फैक्ट थे इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ कांग्रेस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जातक स्टोरीज। जातक टेल्स आर अवेलेबल इन बोथ पाली एंड संस्कृत एंड इंक्लूड स्टोरीज ऑफ फॉर्मर बर्थ्स ऑफ बुद्धास। ओके, ये सही बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द पेंटिंग ऑफ अजंता डिपिक्ट स्टोरीज फ्रॉम द जातक, ये भी सही है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मत्स्य महाजनपद ऑफ 6th century BC वाज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे ऑफ राजस्थान। ओके, आप इन लोकेशन, महाजनपद के लोकेशन, कैपिटल ये याद कर लीजिए। अब लास्ट मिनट है तो इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए क्योंकि इन पे क्वेश्चन आने का चांस काफी ज्यादा रहता है। ओके, लोकेशन और कैपिटल महाजनपद की। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलिंद पानो इज अ फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन द किंग मिलिंद एंड बुद्धिस्ट सेंट। द कंसर्न सेंट वाज, अब इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? नागसेन। और ये मिलिंद पानो डायलॉग किसके बीच में थी? किंग मिलिंद यानी कि मिएंडर। ओके, इंडो ग्रीक किंग था ये मिएंडर ऑफ बैक्टीरिया हु रेन इन 2nd century BC। और मिलिंद पानो में डायलॉग लिखे है बिटवीन बुद्धिस्ट सेन नागसेन एंड मिएंडर। ओके, ये कुछ फैक्ट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु बिल्ड द तंजौर तमिलनाडु एंड बृहदेश्वर टेम्पल? अब ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है दोस्तों राजा चोला।
आप चोला एम्पायर भी काफ़ी अच्छे से कर कर जाइए, इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है ये आपके सिलेबस में। इसमें दो ही किंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक राजा राजा चोला और एक राजेंद्र चोला, ये इंपॉर्टेंट किंग है। विजय आलिया चोला ने फाउंडेशन रखा था चोला एम्पायर का। ओके, फाउंडेशन इंपॉर्टेंट किंग इसमें सबसे ज़्यादा राजेंद्र चोला और राजा राजा चोला, इन्हें आप जरूर पढ़कर जाइए आपके एग्जाम के पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमोघ वर्षा वॉज अ फेमस राष्ट्रकूटा किंग, फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। अब अमोघ वर्षा पैटर्न किंग था, इसने जैन्स को काफी पैटर्नाइज किया, जैन के मेनली दिगंबर सेक्ट को, और इन्हें वीणा वादन उसी के साथ आर्ट फॉर्म को पैट्रोनाइज करने के लिए भी काफी जाना जाता है। ये मोस्टली पीस लविंग किंग थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते। व्हाट वाज जजमानी सिस्टम ऑफ मुगल पीरियड। अब देखिए जजमानी सिस्टम के बारे में पूछा गया है। ये क्या था दोस्तों? a reciprocal system that existed in rural India between the peasantry and the occupational groups. जजमानी सिस्टम। अब आपका यहाँ पर लेसन ये बनता है कि आप रेवटवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, इस तरह के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड रेवेन्यू सिस्टम है उन्हें आप जरूर पढ़कर चाहिए। इस वीडियो में इतना कवर करना तो पॉसिबल होगा नहीं, अब मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप ये ऊपर से अफेक्ट लगाइए कि रेवटवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, इस तरह के जो भी सिस्टम है उन्हें आप एक बार पढ़कर जाइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिकरिंग थीम्स है, ये एग्जाम में आपके आती ही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैच द फॉलोइंग दिए गए हैं, जिसमें कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 में यहाँ पर ट्रीटी दिए गए हैं और यहाँ पर किंग्स और कौन से बैटल में ट्रीटी साइन हुई वो दिया गया है। अब देखिए रंजीत सिंह, इनके साथ कौन सी ट्रीटी साइन हो गई थी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अब ये कब साइन हो गई थी दोस्तों? 1809 में। यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मिंटो वन। ओके, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मिंटो वन। अब फर्स्ट सिख वॉर ये किसके साथ कंक्लूड हो गया? ट्रीटी ऑफ लाहौर ऑन 9 मार्च 1846। अब सेकेंड सिख वॉर ये किसके साथ कंक्लूड हो गया? एनेक्सेशन ऑफ पंजाब ऑन 30 मार्च 1849। अब यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौसी। इन्होंने क्या किया? महाराजा दिलीप सिंह और रानी जहिंदन को एनुअल पेंशन दी 5 लाख की और उन्हें इंग्लैंड भेज दिया और उनसे कोहिनूर डायमंड ले लिया। कोहिनूर डायमंड कहाँ पर मिला था? गोलकोंडा के माइंस में। ओके, ये कुछ फैक्ट है कोहिनूर डायमंड के बारे में भी। और ये लास्ट इंडिया में लास्ट किसके पास था? दिलीप सिंह के पास। मतलब जो इंडियन पर्सन थे उनमें से लास्ट किसके पास था? दिलीप सिंह के पास। इसके बाद ये इंग्लैंड ब्रिटिश लोगों के पास चले गए। ओके, सो ये कुछ फैक्ट थे दोस्तों। इसके बाद सेकेंड अफगान वॉर ये काय के साथ हुआ? कंक्लूड ट्रीटी ऑफ गंडमक। ओके, कब हुई थी ये? 2 फेब 1882। सो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए का 4, नहीं ए का 3, बी का 4, ए का 3 और बी का 4, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who among the following rulers of medieval गुजरात सरेंडर ड्यू टू पोर्तुगीज। अब आंसर क्या है इसका दोस्तों? ऑप्शन सी, बहादुर शाह। ओके, फैक्चुअल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक्ट्स दिए गए हैं और इनके ईयर्स दिए गए हैं। अब सेंसरशिप प्रेस्ट एक्ट ये 1799 में ही अप्लाई हो गया था। ओके, यहाँ पर इस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग। ओके, और रजिस्ट्रेशन एक्ट जो था वो 1867 में आया था, 57 में नहीं, 1867। ओके, सो ये आंसर गलत हो जाएगा। और मेटकैल्फ एक्ट ये 1835 में आया था। सो ऑप्शन सी 1-3 ओनली इज आवर करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग एज टू ऑल वुमन अबव द एज ऑफ 21। अब देखिए ऑल वुमन, यहाँ पर एक्सट्रीम सिचुएशन दी गई है कि ऑल वुमन, एक तो पहले ही अपन ब्रिटिशर्स के अंडर थे तो ऑल वुमन को कैसे देगा वो? सो ये गलत हो सकता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गिव वुमन रिजर्व सीट इन द लेजिस्लेचर, ये सही स्टेटमेंट है दोस्तों। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, यहाँ पर जो 1919 का एक्ट था यहाँ पर वोटिंग राइट्स लिमिटेड फ्रेंचाइजी के अंडर दिए गए थे। ओके, ना कि सभी वुमेन को। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंडियाज फर्स्ट ट्रेड यूनियन इन द प्रॉपर सेंस ऑफ द टर्म। अब इसका आंसर क्या है दोस्तों? मद्रास लेबर यूनियन। इसे कब फॉर्म किया गया था? अप्रैल 1918 में। तो फैक्चुअल क्वेश्चन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ डायरार्की वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पॉलिटी में भी कराया है, इसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होता है। एक तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1909 और 1935। ओके, ये 3 एक्ट काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, इन्हें आप जरूर रट कर रखिए क्योंकि इनपे से क्वेश्चन आते ही है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज फर्स्ट डिमांडेड द डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। अब देखिए डोमिनियन स्टेटस इंडिया के लिए किसने डिमांड की थी सबसे पहले? सर तेज बहादुर सप्रू एंड जयकर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ गुप्तास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। समुद्रगुप्ता इज कंपेयर्ड टू पुरुषा सुप्रीम बीइंग इन अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। द सांची इंस्क्रिप्शन मेंशन द प्रेजेंस ऑफ एन अष्टकुला अधिकारन
अ बोर्ड ऑफ 8 मेंबर इन द एडमिनिस्ट्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर हमें करेक्ट बताना है। अब देखिए ये जो सांची का इंस्क्रिप्शन है यहाँ पर पंचमंडल के बारे में बात की गई है, ना कि अष्टकुल अधिकारण। ओके, साची स्तूप, साची इंस्क्रिप्शन पंच मंडल है। ओके, तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ इशुइंग बाइलिंगुअल कॉइन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडो ग्रीक, शाकाज, पल्लवास एंड कुशान। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, इंडो ग्रीक। अब डेमेस्ट्रस जो एक इंडो ग्रीक किंग थे, उनका ही सबसे अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है कि इन्होंने ही बाइलिंगुअल कॉइन इशू किए थे। कौन से लैंग्वेज में, ग्रीक और प्राकृत। ओके, सो इन दो लैंग्वेज में ये कॉइन इशू किए गए थे और इसकी लेगेसी आगे कंटिन्यू कुशान एम्पायर ने भी किया था। ओके, तो ये कुछ फैक्ट है इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयरन मटेरियल एंड फर्नेस वेर फाउंड इन विच एंशियंट सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, हस्तिनापुर एंड अतरंजी। हस्तिनापुर वाज द सिटी ऑफ कैपिटल ऑफ कुरु एम्पायर एंड अतरंजी केड़ा was situated in Etah district of Uttar Pradesh and it belonged to Kushan period. Okay, so ये कुछ फैक्ट थे इन दो लोकेशन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which pair are correctly matched regarding वैदिक कल्चर। ये निष्का क्या था, एक ऋग वैदिक कॉइन था। ये पेयर करेक्टली मैच है। उसास वुमेन पोएट, देखिए उसास गॉडेसेस थे, वुमेन पोएट नहीं थे, तो ये पेयर गलत हो गई। और ये जो अपला थे ये वुमेन पोएट थे। ओके, यहाँ पर ट्विस्ट कर दिया है इन्हें। सो कृष्णलला लेटर वैदिक कॉइन। सो ये दो ही पेयर करेक्ट है, 1 और 4। सो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। निष्का ऋग्वेदिक कॉइन और कृष्णलला लेटर वैदिक कॉइन। अपला वुमन पोएट थे और उषास गॉडेस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन इज वेल नोन फॉर इट्स एलेबोरेटिव सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वायर। अब देखिए ये वाटर मैनेजमेंट की बेस्ट सिस्टम कौन से वाले साइट पे थी, धोलावीरा। ओके, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पर्सनैलिटी, एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेट इन होम रूल लीग मूवमेंट। अब देखिए यहाँ पर मोस्टली बच्चों को किन के बारे में कंफ्यूज होता है पता है क्या, मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखिए इन चारों ने होम रूल लीग मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। सो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी किया था। इनके बारे में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है लोगों को, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम वेयर डिड खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट। अब देखिए खिलाफत मूवमेंट जब लॉन्च हुई थी तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, लखनऊ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ। खिलाफत मूवमेंट शुरू कब हुई थी, 1919 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स एंड मौलाना मोहम्मद अली एंड मौलाना शौकत अली। लेटर ये जो खिलाफत मूवमेंट थी इसने गांधी जी के साथ भी हैंड ज्वाइन किए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म इन 1919 अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, हसरत मोहिनी एंड अदर नोटेबल मुस्लिम। ओके, सो ये कुछ फैक्ट थे खिलाफत मूवमेंट के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू होल्ड अ कैबिनेट पोस्ट इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि प्री इंडिपेंडेंस में ऐसी कौन सी फर्स्ट इंडियन वुमेन थे जो कि कैबिनेट पोस्ट को होल्ड करते थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, विजया लक्ष्मी पंडित। ओके, एंड शी वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। ओके, यूएन जनरल असेंबली के फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट थे वो। इसी के साथ उन्होंने गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र का भी चार्ज संभाला था 1962 टू 1964 में। सो ये कुछ फैक्ट थे इनके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु स्टार्टेड दारुल उलूम इन देवबंद उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, मोहम्मद कासिम नानोत्वी। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद कासिम नानोत्वी और राशिद अहमद ने मिलकर दारुल उलूम देवबंद मूवमेंट ये उत्तर प्रदेश में 1867 में स्टार्ट किया था। और ये क्या था, ये जिहाद था अगेंस्ट ब्रिटिश, और इन्होंने इसके लिए एक मदरसा भी ओपन किया था इन देवबंद। ओके, ये कुछ फैक्ट थे इनके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। द पॉपुलर डिस्क्रिप्शन नेम्ड रावणा शेकिंग माउंट कैलाशा डिपिक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स, कानेरी, एलोरा, हाथीगुम्पा, अजंता। ये देखिए पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर क्या है, एलोरा केव्स। अभी एलोरा केव्स कहां पर है, संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, इट इज वन ऑफ द सिंगल मोनोलिथिक रॉक एक्सकेवेशन इन द वर्ल्ड। ओके, इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा 1983 में दिया गया था। एंड इट इज फेमस फॉर हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्यूमेंट एंड आर्ट वर्क। और यहाँ पर एक राष्ट्रकूटा किंग दंती दुर्ग का इंस्क्रिप्शन भी दिया है। सो ये कुछ फैक्ट है इस क्वेश्चन के बारे में, एलोरा केव्स के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया व्हाट वाज द दस्तक। अब देखिए दस्तक ये क्या था 18th सेंचुरी इंडिया में। इट वाज अ ट्रेड परमिट मोस्टली इशूड टू यूरोपियन ट्रेडर बाय ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल। ओके, सो दस्तक यानी कि क्या, ट्रेड परमिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन एंड अदर इज लेबल एज रीजन। अब देखिए असर्शन क्या दिया है, दादाभाई नौरोजी ऑर्गेनाइज द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1866 इन लंदन टू डिस्कस ऑन इंडियन क्वेश्चन। अब इसका रीजन क्या दिया है,
ही वांटेड टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन। असर्शन क्या कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने ऑर्गेनाइज किया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1866 इन लंदन टू डिस्कस इंडियन क्वेश्चन। अब देखिए बिकॉज ही वांटेड टू इन्फ्लुएंस ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन। अब देखिए ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है और ये इसको जस्टिफाई भी कर रही है। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। Which among the following book was written by V.D. Savarkar and Echoes of Andaman is written by V.D. Savarkar? कौन से फ्रीडम फाइटर ने कौन सी बुक लिखी है ये भी आप ध्यान में रखिए। इसके ऊपर से भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए मोस्टली इस वीडियो में मैंने कहाँ से क्वेश्चन आते हैं ये आपको बता दिया। अब आपका काम क्या है कि अभी एग्जाम में काफी कम टाइम बचा है, आप एक बार लास्ट मिनट पर एक इन फैक्ट की रिवीजन कर लीजिए ताकि इनके ऊपर अगर क्वेश्चन आ गए तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकोगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पर देखिए क्या बताना है हमें, इनकरेक्ट। चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1922 इन कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, ये कुशीनगर में नहीं बल्कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। सो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट महात्मा गांधी हॉल्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब देखिए ये बिल्कुल सही बात है, ये इंसिडेंट हुआ था इसके वजह से ही महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए स्टॉप लगा दिया था, क्योंकि यहाँ पर 23 पुलिसमैन अलॉन्ग विद देम 3 सिविलियंस वेयर डाइड। इस जैसा ट्रेजिडिक इंसिडेंट होने के बाद महात्मा गांधी को लगा शायद पब्लिक जो मास मूवमेंट है उसका मतलब समझती नहीं है कि हमें किस तरह से सभी मास मूवमेंट को कैरी आउट करना चाहिए। इसका पब्लिक को मीनिंग नहीं समझ में आया अब तक, तो इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हॉल्ट कर दिया महात्मा गांधी जी ने। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो सेकंड गलत हो जाएगा हमारा। अब काकोरी इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1925 एंड काकोरी इज अ प्लेस करंटली दैट कम अंडर कानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। काकोरी जगह ये लखनऊ में है ना कि कानपुर में। ओके सो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। आफ्टर महापरिनिर्वाणा ऑफ लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन राजगृह। ओके चारों बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुए हैं, उनके लोकेशन, किसने उसे पैट्रोनाइज किया है और किसने प्रिसाइड किया है, ये चारों फैक्ट आप चारों बुद्धिस्ट काउंसिल और जैन काउंसिल के बारे में रट के रखिए। इसके ऊपर से भी क्वेश्चन आ ही सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। असर्शन पुलकेशिन टू entrusted the administration of the eastern territory to his younger brother Kubja Vishnuvardhan in about 1615 AD. Reason Pulkesin II had maintained friendly relation with Khusro II king of Persia. अब देखिए ये स्टेटमेंट तो सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट इसको जस्टिफाई नहीं कर रही कि ये रीजन होगा। पुलकेशिन II ने फ्रेंडली रिलेशन रखे थे खुसरो II से, तो इसके लिए उसने अपने यंगर ब्रदर कुब्जा को भेजा ईस्टर्न एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए, तो ये कुछ इसे जस्टिफाई नहीं कर रहा। तो दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच। वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र, तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु, मिथिला पेंटिंग आंध्र प्रदेश नहीं आएगा दोस्तों। देखिए वैसे भी मिथिला जो थी वो मॉडर्न डे बिहार के रीजन में आती थी। सो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। झरना पत्ता चित्र वेस्ट बंगाल, ये सही है। करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों हमारा, ऑप्शन सी। मिथिला पेंटिंग आंध्र प्रदेश बिहार में है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पर दो लिस्ट दिए गए हैं, लिस्ट 1 में डायनेस्टी और लिस्ट 2 में कैपिटल। अब देखिए पहले क्या दिए है, होयसलास। अब इनकी कैपिटल क्या थी दोस्तों, द्वार समुद्र, ऑप्शन 3। सो ये दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब यादवास की क्या है दोस्तों, देवगिरी। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब काकटियास की क्या है दोस्तों कैपिटल, वारंगल, और पांड्यास की मदुरई। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द ईयर वॉज स्लेवरी डिक्लेयर्ड एज इलीगल इन इंडिया। अब स्लेवरी इलीगल कब डिक्लेयर की गई थी इंडिया में, 1843 में, और इसके साथ ही इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 भी इंट्रोड्यूस किया गया था, विच वॉज नोन एज एक्ट 5 ऑफ 1843। और इसे लाया किसने, लॉर्ड एलन बोरो। ओके सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और आप सभी लोगों ने ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे होंगे। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपको कुछ फैक्ट भी बताए हैं और कुछ रिवीजन पर्पस के लिए आपके लिए कुछ वर्क भी दिया है कि लास्ट मिनट रिवीजन पे ये आप कर ही जाइए, इससे क्वेश्चन आना ही है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।